ये आपके असाइनमेंट ही का एक क्वेश्चन था जिसके अंदर आपने परेटो डायग्राम बनानी थी। इसमें बल्कि आपको प्रॉम्प्ट में के अंदर बताया भी गया था कि इसके अंदर क्या होता है। परेटो डायग्राम में सबसे पहली चीज़ तो जिस तरह हमने कहा था, एक नॉर्मल हिस्टोग्राम आप बनाते हैं। आमतौर पे ये क्वालिटेटिव डेटा के लिए होता है, कैटेगोरिकल डेटा के लिए। ठीक है, तो परेटो डायग्राम में एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो हिस्टोग्राम आप बनाते हैं उसको आप ग्रुप इस तरह से करते हैं, उसको आप ऑर्डर इस तरह से करते हैं कि जिस कैटेगरी की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट हो वो सबसे पहले आप लिखें। ठीक है, तो परेटो डायग्राम की पहली चीज़ तो ये होती है कि आपने एक ऑर्डर्ड हिस्टोग्राम बनाना है, ऑर्डर्ड बाय फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये चीज़ क्वेश्चन में भी लिखी गई थी। इसके बाद हमने देखा था क्लास के दौरान कि इसके ऊपर आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लाइन ग्राफ भी बनाना होता है, जो कि क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन नहीं था, लेकिन हमने क्लास में ये चीज़ देखी थी। तो परेटो डायग्राम अभी असाइनमेंट ही का क्वेश्चन है जो कि मैंने सॉल्व किया है, तो इसका सोल्यूशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इससे उम्मीद है कि जिनका क्वेश्चन था उन्हें भी समझ आ जाएगी। कि सबसे पहले आपने जो आपको कैटेगरीज दी गई थी, ऊपर बताया गया था कि आपके पास नॉन कन्फॉर्मिटीज आप देख रहे थे, कोई डिफेक्ट्स देख रहे थे एक प्रोडक्शन प्रॉब्लम के अंदर, और आपको बताया गया था कि 5 मुख्तलिफ कैटेगरीज में कॉजेज ऑफ नॉन कन्फॉर्मिटी को कैटेगराइज किया गया था। तो ये एक क्वालिटेटिव प्रॉब्लम थी क्योंकि आप एक कैटेगोरिकल डेटा को देख रहे हैं और उनके अगेंस्ट हर जैसे आपने टोटल 588 मेरे ख्याल से इन्होंने वो देखे थे, प्रोडक्ट्स के सैंपल्स लिए थे, और उसमें से हर प्रोडक्ट की फेलियर की कॉज को है किसी एक कैटेगरी के अंदर डाला गया था। तो उसकी फ्रीक्वेंसी आपको बताई गई थी क्वेश्चन में कि हर कॉज ऑफ फेलियर की फ्रीक्वेंसी क्या है। तो पेरेटो डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले तो आपने इनको ऑर्डर करना था फ्रॉम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी टू लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो आप देखें कि जो क्वेश्चन में दिए गए थे कैटेगरीज, उनकी फ्रीक्वेंसी रैंडम थी। उन्हीं को, जैसे इनकरेक्ट कंपोनेंट है उसकी हमने देखा क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट थी, तो उसको सबसे पहले हमने टॉप पे लिखा, उसके बाद उससे कम फ्रीक्वेंसी वाला, और उसी तरह मूविंग ऑन। फिर पेरेटो डायग्राम में क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लाइन ग्राफ भी बनाना है, तो ज़रूरी है कि इसके साथ एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बनाई जाए। तो उसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से साथ हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना ली, जिसमें आप पिछली क्लास की जितनी एक पर्टिकुलर क्लास तक पीछे कैटेगरीज गुजर चुकी हैं उनकी फ्रीक्वेंसी आप ऐड करते हैं उस क्लास में। तो जैसे आप सेकंड क्लास पे आ जाएं, सेकंड कैटेगरी पे आ जाएं, जिसकी जाहिर है सेकंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो उसके अंदर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हुए पिछले की फ्रीक्वेंसी यानी 210 प्लस उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी 131 करके आप क्यूमुलेट करते हैं। इसी तरह आप नेक्स्ट क्लास पे जाएंगे, नेक्स्ट कैटेगरी पे जाएंगे, तो आप 341 में 126 ऐड करते जाएंगे। एंड पे जो लास्ट कैटेगरी तक आप पहुंचेंगे वहां पे पूरी फ्रीक्वेंसीज का सम हुआ हुआ मिलेगा आपके पास। यहाँ तक ठीक है? यस सर। अच्छा, अब इसी को आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है एक चार्ट के ऊपर। तो सबसे पहले तो आपने एक हिस्टोग्राम बनाना है जो आप नॉर्मली बनाते हैं, ठीक है, लेकिन कैटेगोरिकल डेटा है आपके पास। तो हिस्टोग्राम की जो नीचे बार्स बनी हुई हैं ये तो सिंपली इस तरह से बनी है कि आपने वो हर कैटेगरी को फ्रॉम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी टू लोएस्ट फ्रीक्वेंसी अरेंज किया है, और उनके ऊपर आपने फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट बार्स बना दिए हैं। ठीक है, हो सकता है आपको कहा जाए कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का हिस्टोग्राम बनाएं, यहाँ पे बहरहाल सिर्फ फ्रीक्वेंसी जो है वो वर्टिकल एक्सिस पे है। तो जो ऊपर आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हर कैटेगरी की फ्रीक्वेंसी थी उसको आपने यहाँ पे प्लॉट कर दिया उस कैटेगरी के अगेंस्ट। जो ऊपर लाइन ग्राफ का आप पूछ रहे थे वो सिर्फ इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की रिप्रेजेंटेशन है। तो जो पहला कैटेगरी होती है, ज़ाहिर उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है क्योंकि वो पहली कैटेगरी है। जब आप सेकंड कैटेगरी पे जाते हैं तो जो हिस्टोग्राम वाला पोर्शन होता है वो सिर्फ उस कैटेगरी की फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है, उसकी बार की हाइट जो है वो सिर्फ इस पर्टिकुलर कैटेगरी की फ्रीक्वेंसी दिखा रही है, और जो ऊपर लाइन जा रही है जो मार्कर्स के साथ है वो आपको इस कैटेगरी तक क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी दिखा रही है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आप एक ही ग्राफ के ऊपर साइमल्टेनियसली प्लॉट करते हैं। तो इससे आपको ये पता चलता है कि सेकंड कैटेगरी की अपनी फ्रीक्वेंसी क्या थी, और साथ ही आपको पता चल रहा है कि फर्स्ट प्लस सेकंड जो है वो अभी टोटल में से कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूट कर चुके हैं। तो हर पॉइंट जो है वो अब आप पे हर कंजेक्टिव कैटेगरी पे बनता जा रहा है, और वो हर कंजेक्टिव मार्कर जो है वो उस कॉरस्पॉन्डिंग कैटेगरी की क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी बता रहा है। और आखिरी जो पॉइंट होगा वो ज़ाहिर है टोटल जो आपके सैम्पल पॉइंट्स थे, सैम्पल ऑब्जर्वेशंस थी, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो 588 हमारे पास टोटल वो प्रोडक्ट्स थे जिनकी हमने डिफेक्ट्स की कॉजेज देखी थी। मतलब कुछ क्लियर है या अभी भी कुछ पूछना चाहते हैं?
क्लियर है सर। ठीक है। जिन लोगों ने जल्दी असाइनमेंट सबमिट करवाई थी, कुछ लोग थे, उनकी मैंने असाइनमेंट्स देखी थी, तो जनरली आप लोगों ने अच्छा ही काम किया था, ठीक था, मोस्ट रिस्पॉन्सेज वर ओके। कुछ में बल्कि सारों में ही किसी किसी एक क्वेश्चन में कहीं पे कोई गलतियां छोटी मोटी थी। एक तो आप लोग यूनिट्स का ख्याल रखा करें, जैसे जब आप मीन और मीडियन वगैरह निकालते हैं तो उनके साथ, जैसे मैं कई दफ़ा कहता रहा हूँ कि वो कोई फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करें। अब हर क्वेश्चन में तो जैसे आपके पास यूनिट्स उसके नहीं होंगे ज़रूरी, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में यूनिट्स मेंशन हैं तो आपको यूनिट्स उसके साथ लिखने चाहिए जब आप मीन मीडियन वगैरह लिखते हैं। दूसरा ये कि हमेशा हाँ, कुछ लोगों ने पेरेटो डायग्राम में ऊपर ये वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लाइन नहीं बनाई हुई थी। इसी तरह कुछ लोगों ने जब हिस्टोग्राम्स बनाए थे तो उसमें उन्होंने गलती की थी। ये सारा सोल्यूशन जो है ये आपके साथ मैं कल शेयर कर दूंगा, कल सुबह असाइनमेंट सेशन के बाद। तो कुछ लोगों ने हिस्टोग्राम्स के अंदर जैसे जहाँ पे एक क्वेश्चन था जिसके अंदर अनइक्वल क्लास बाउंड्रीज थी, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हिस्टोग्राम जो बनेगा वो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी पे बनेगा, सिर्फ फ्रीक्वेंसी या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पे नहीं बनाया जाता। तो जब भी आपकी क्लास बाउंड्रीज अनइक्वल हो तो आपने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालनी है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें थी, किसी ने ठीक की थी, किसी ने गलत की थी। ये बताएं कि सब ने अभी तक असाइनमेंट जमा करवा दी है या अभी भी लोग रहते हैं? रहते हैं। जो लोग रहते हैं वो कब तक जमा करवाने का इरादा रखते हैं? बस सर इन टाइम आपको करा देंगे। ठीक है, तो आप लोगों की क्लास में अभी 22 लोग रहते हैं, 21 ने जमा करवाई है, तो आधे से ज़्यादा जो हैं उन्होंने अभी तक जमा नहीं करवाई है। आप लोगों को एक्स्ट्रा टाइम बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, और जिसने असाइनमेंट नहीं जमा करवाई उसके असाइनमेंट सेशन में डायरेक्टली 0 लग जाएंगे। ठीक है। सर 5 बजे तक टाइम था ना? 5 बजे तक टाइम है, 5 बजे तक करवा दें अगर हो जाती है तो। अच्छा, 2:15 आप लोगों का असाइनमेंट सेशन पोस्ट हो जाएगा, 4 मिनट रह गए हैं। तो असाइनमेंट सेशन के लिए आपके पास 20 मिनट होंगे, क्विज़ के लिए उसके फ़ौरन बाद ही 10 मिनट होंगे, और फिर आप असाइनमेंट और क्विज़ इकट्ठे जो है उसको स्कैन करके अपने अपने जो उसके टास्क होंगे उसमें अपलोड करेंगे। तो ये देख लीजिएगा कि सही वाली चीज़ सही टास्क में अपलोड कर रहे हो, उसके लिए आपको आखिर में 10 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। कोशिश करें कि टाइम के अंदर अंदर अपलोड कर दें, क्योंकि उसके बाद जिसकी भी लेट सबमिशन होगी उसके नंबर कटेंगे। सर एक ही पीडीएफ जमा करवानी है? मिनट्स जो आपने आप 10 बता रहे हैं तो 15 करनी, बिकॉज लाइक इश्यूज आ जाते हैं कुछ भी। यस सर, 10 मिनट तो बहुत कम है सर, 15 तो आप सुने 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 20 मिनट असाइनमेंट करने के लिए हैं, 10 मिनट क्विज करने के लिए, ठीक है, 30 मिनट। उसके बाद 10 मिनट एक्स्ट्रा हैं सारा कुछ स्कैन अपलोड करने के लिए। अगर किसी का किसी वजह से टाइम में नहीं होता तो आपके पास मैक्सिमम टाइम जो है क्लास के एंड तक है, लेकिन उनको मैं लेट सबमिशंस कंसिडर करूंगा, वो देखा जाएगा फिर कि किसकी क्या वजह थी। लेकिन आप लोग कोशिश ये करें कि 10 मिनट के अंदर अंदर उसको अपलोड करें। एक पीडीएफ नहीं है, असाइनमेंट की पीडीएफ अलग है जो कि असाइनमेंट के टास्क में अपलोड होगी, और क्विज का आप अलहदा पीडीएफ स्कैन करके क्विज वाले टास्क में अपलोड करेंगे। लेकिन करेंगे आप दोनों इकट्ठे, मतलब कि क्विज के आखिर में असाइनमेंट को भी आप उसी वक्त स्कैन कर लीजिएगा, क्योंकि क्विज जो है वो असाइनमेंट के 20 मिनट के फौरन बाद शुरू हो जाएगा। ठीक है, सवाल गौर से पढ़िएगा। जो असाइनमेंट सेशन है उसका सवाल असाइनमेंट से है, लेकिन सवाल बिल्कुल उस तरह से डिटो कॉपी नहीं है, उसमें कुछ हो सकता है चेंजेस हों। तो सवाल गौर से पढ़ लीजिएगा कि आपसे क्या पूछा गया, ये ना हो कि एग्जैक्टली आप उसी को छापना शुरू कर दें जो असाइनमेंट में किए। ठीक है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो प्रोबेबिलिटी का है। आज हम प्रोबेबिलिटी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आप लोगों का जब कोई असाइनमेंट हो जाएगा तो उसके बाद तकरीबन आधा घंटा क्लास के आखिर में मौजूद होगा, तो उसमें फिर हम प्रोबेबिलिटी का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो आज हम बेसिक टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। सैम्पल स्पेसेस और इवेंट्स का टॉपिक जो है बेसिकली वो सेट से रिलेट करता है, वेन डायग्राम्स वगैरह, जो कि आप लोग मैट्रिक एफएससी में पढ़ चुके हैं, जो सेट थ्योरी होती है। तो उसको देखेंगे। फिर जाहिर है नेक्स्ट वीक में हम उस पर बिल्ड करके अपने प्रोबेबिलिटी के भी जो बेसिक टॉपिक्स हैं कुछ तो आप लोग पहले देख चुके होंगे, उसके बाद फिर हम आहिस्ता आहिस्ता वो सारे जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिपेंडेंट कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ वगैरह उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे।
ठीक है। प्रोबेबिलिटी कितने लोगों ने पहले वैसे पढ़ी हुई है? मेरे ख्याल से सभी ने पढ़ी होगी, ये तो बेसिक होता है एफएससी में। सर हमने नहीं पढ़ी हुई। नहीं सर हमने नहीं। ये सबने ऑप्शन पे छोड़ दी थी या वैसे ही बस नहीं पढ़ी हुई, याद ही नहीं है पढ़ी थी? सर कोई याद नहीं है और अपने भी छोड़ दी। फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी सर। फर्स्ट ईयर में भी छोड़ दी थी। चलें, बहरहाल जाहिर है आपके कोर्स का हिस्सा है, तो शुरू तो बेसिक से ही करेंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ी हुई वो भी अप टू स्पीड आ जाएंगे, और जिन्होंने पढ़ी हुई है उनके भी चलो कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि वैसे बेसिक प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट सबने देखी होती है। अच्छा, उम्मीद है कैलकुलेटर्स वगैरह सबके पास होंगे। जाहिर है आप लोगों को पता था आज कोई असाइनमेंट है। अपना अपना सॉल्व कीजिएगा, किसी ने छापा मारा हुआ तो उस पर भी ज़ीरो लगेंगे। ठीक है। ये बता दें कि आप लोगों के पास अब असाइनमेंट अपीयर हो गई है या नहीं? नो सर नहीं हुई। नो सर अभी तक नहीं हुई। अच्छा, मेरी तरफ से तो पोस्ट हो गई है। मेरे ख्याल से कुछ डिले होगा, 1-2 मिनट में आ जाएगी आपके पास। सर आ गई है। ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। वैसे बहुत बेसिक है ये असाइनमेंट सेशन, वैसे भी आप लोगों ने असाइनमेंट की है, उसमें देखे होंगे सवाल। इंस्ट्रक्शंस गौर से पढ़ लीजिएगा जो उसके ऊपर लिखी हुई हैं कि आपने किस तरह से उसको अटेम्प्ट करना है। सर ये ओपन नहीं हो रही। इसकी ओपन नहीं हो रही? सर मेरी भी ओपन नहीं हो रही। सर मेरी नबील शाइक 022 नवीर 056। वाजिद, बाकियों की ओपन हो रही है? नो सर मेरी भी नहीं हो रही। हो रही है सर सर। वो लैपटॉप पे हो रही है शायद, मोबाइल पे नहीं हो रही। मोबाइल पे नहीं हो रही सर। मोबाइल पे आप लोग क्या कर रहे हैं यार? पता है क्लास है। अच्छा चलो, मैं यहाँ पे मीटिंग के चैट में भी क्वेश्चन पेपर अपलोड कर देता हूँ, उसका रिस्पांस आप वहीं पे अपलोड करेंगे जो टास्क बना हुआ है। ओके सर। है तो वैसे ये पीडीएफ ही, ओके सर। हाँ होने की खास वजह नहीं है। ठीक है, मीटिंग की चैट में भी मैंने वो फाइल अपलोड कर दिया। सर इसमें एक्स डॉट वाई लिखा है सर, ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में? नहीं, ये जो डॉट है बीच में वो एज अ डेसिमल पॉइंट आपने ट्रीट करना है, आपने सिर्फ वो डिजिट्स वहाँ पे रिप्लेस करना है। एक्सक्यूज मी सर। जी बताइए। सही है, जैसे अर्बन के अंदर 5 × x.y लिखा हो, तो जैसे मेरा रैंक नंबर 16 एंड 2 1 है, तो मतलब 1.6 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। जी बिल्कुल। ठीक है, ओके। असाइनमेंट मिल गई है सबको? सबकी ओपन हो गई है?
ठीक है, अगर किसी की ना ओपन हो तो अभी भी बता दे, एक्स्ट्रा टाइम आखिर में नहीं मिलेगा, क्योंकि आई एम अज्यूमिंग कि सबको मिल गई है फिर। सर जी चैट में मिल तो गई है लेकिन अपलोड कैसे करेंगे? उधर अपलोड का ऑप्शन तो नहीं है। अपलोड आप उधर ही टास्क में कीजिएगा ना, जहाँ पे टास्क असाइन है। सर ये जो एक्स वाई है सर, इसमें अगर ये जी सर ये लिखा हुआ जो 5 × x डॉट वो वाई लिखा हुआ, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है या वो सिर्फ पॉइंट का होगा? अगर मेरा BME 5 6 आता है लास्ट में तो 5.6 लिखूंगा। जी, 5.6 को 5 से मल्टीप्लाई करें, सिर्फ उसको डेसिमल पॉइंट ओके सर, ओके सर।
हो गया सॉल्व, कितना रहता है? सर अभी जस्ट सिर्फ एक पार्ट हुआ है, लाइक अभी हम कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास 2 मिनट हैं, उसके बाद क्विज शुरू हो जाएगा। ठीक है, असाइनमेंट का टाइम ख़त्म हो गया। क्विज़ आप लोगों का पोस्ट हो गया। क्विज़ के लिए आपके पास 10 मिनट है। क्विज़ छोटा है रिलेटिवली, और ज़ाहिर है अनसीन है। बेहतर है कि अब आप लोग असाइनमेंट छोड़ दें, जिसकी सर जितनी आपने उम्मीद। असाइनमेंट में टाइम बहुत कम दिया वैसे। असाइनमेंट में टाइम बहुत था, और ख़ास तौर पे असाइनमेंट जिन लोगों ने खुद किया उनको आता होना चाहिए था, इतनी देर लगनी नहीं सर चाहिए। हमने खुद किया सर, हमें टाइम खुद करते हुए भी आधा आधा घंटा लगा एक एक सवाल को सर, तो आपने क्विज के लिए जो है सिर्फ 20 मिनट दिए। अच्छा जी, तो इधर मीन मीडियन निकालने में कितनी देर लगती है यार? सर सिर्फ मीन मीडियन नहीं है ना सर, 4 पार्ट्स हैं। यार ये तो अभी बेसिक्स हैं, अभी यहाँ से आगे बहरहाल जितना टाइम है आपके पास इतना ही है। तीन पार्ट्स में तो सिर्फ मीन निकालना है, ठीक है, मीन या मीडियन निकालना है। चौथे पार्ट में 5 मिनट लग जाएंगे आपको बनाते हुए।
सर ये जो x0y है ये वैल्यू कैसे लेनी है सर? आपका रोल नंबर जैसे 25 है तो आप इसको 1.205 सेकंड लास्ट वाला x की जगह जाएगा, लास्ट वाला डिजिट y की जगह जाएगा। ठीक है, ओके सर। अच्छा जी, ऑफिशियली आप लोगों का टाइम ओवर हो चुका है। कितने लोगों ने कंप्लीट कर लिया? इधर चैट में भेजना। उधर जहाँ टास्क बना हुआ है वहाँ पे सबमिट करें, अपलोड करें। आप लोगों के पास अब 2:55 तक टाइम है उसको अपलोड करने का, दोनों चीज़ें।
दानियाल सलीम, आपका जो क्विज आपने सबमिट किया वो एम्प्टी आया, उसके साथ कोई अटैचमेंट नहीं है। जी दानियाल, आवाज़ आ रही है? अभी तक 7 लोगों ने असाइनमेंट जमा करवाई है, 10 लोगों ने, और 3 लोगों ने क्विज जमा कराया है, जिसमें से एक खाली आया। बाकी सारे क्या कर रहे हैं? सर मैं असाइनमेंट अपलोड कर रहा हूँ, अभी तक वो अपलोड ही हो रही है। ठीक है, अभी टाइम तो अवेलेबल है, जिस ज़्यादा से ज़्यादा वो लेट मेरे सामने आ जाएगा। उसको मैं कंसिडर कर लूँगा। सर ये टाइम कितना है? लाइक असाइनमेंट कर ली है, अभी क्विज कर रहे हैं, मतलब अपलोड नहीं किया मैंने, असाइनमेंट तक कर ली है और असाइनमेंट क्विज कर रहे हैं, तो टाइम कब तक है दोनों का? सबमिशन का टाइम आपकी क्लास के एंड तक है मैक्सिमम। दोनों का सर? जी, जो टास्क है उसमें क्लास के एंड तक टाइम दिया गया। ठीक है, 3 बजे तक आपको मैं टाइम देता हूँ वैसे सबमिट करने का, उसके बाद फिर लेक्चर रिज्यूम करते हैं। कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी आप लोग उसको सबमिट कर दें। उसकी सबमिशन 3 पे जाके रुक गई है, क्या कर रहे हैं सारे यार? अभी तो चलें, आप लोग एक्स्ट्रा टाइम अगर लगा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, एज अ प्रैक्टिस ही कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन मिड फाइनल में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। ये बिल्कुल बेसिक स्टेटिस्टिक्स से क्वेश्चंस हैं। अब जब हम प्रोबेबिलिटी वगैरह की तरफ जाएंगे तो ये मीन और ये सब निकालना शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स, तो इतना टाइम नहीं होगा इन कामों के लिए, बेसिक कैलकुलेशंस के लिए। ये जहन में रखिएगा।
सर ये क्विज ही नहीं शो हो रहा। वो नहीं हो रहा मतलब क्वेश्चन पेपर नहीं शो हो रहा या टास्क नहीं शो हो रहा? सर ओपन ही नहीं हो रहा। जब क्विज सबमिट करने के 10 मिनट बाद आपको ख्याल आया कि अभी तक शो नहीं हो रहा? नहीं वो अभी भी नहीं हो रहा था ना, मैं तब का ट्राई कर रहा था। नहीं तो पहले ओपन हो रहा था या अभी तक आपने खोला ही नहीं है? सर पहले भी नहीं हो रहा, मैं खोल रहा हो ही नहीं था। तो ये आप मुझे आधा घंटा पहले बताते जब पोस्ट हुआ था। यहाँ इसकी चैट में, मीटिंग की चैट में मैंने भेज दिया, लेकिन ये यहाँ पे क्या तकरीबन सारी क्लास ने देख चुके हैं, कर चुके हैं। असाइनमेंट वाली साइड पे सर कर दो सबमिट क्विज भी साथ। अगर नहीं तो अगर शो नहीं हो रहा तो आपने अटेम्प्ट कैसे किया ये बताएं ना। सर ये जो आपने सबमिट की सर ऑप्शन ही ना आ रही सर, कैसे शो हो रहा है? यार क्या कर रहे हैं आप लोग? ठीक है असाइनमेंट के साथ जमा करवा दो बेशक, लेकिन कोई वजह नहीं है कि आपको ना शो हो। ये बाकी सबको भी ऑप्शन नहीं आ रही सबमिट करने की, या अभी तक किया ही नहीं है जो सबमिट नहीं करा कोई? क्योंकि 6 लोगों ने तो दिया है। सिंस नो वन इज रिस्पॉन्डिंग आई अज्यूम कि ये प्रॉब्लम आपके एंड पे है, जिनके जो लोग लेट सबमिट करवा रहे हैं उनके अकॉर्डिंगली मैं नंबर रिड्यूस करूंगा, क्योंकि अब 3 बज रहे हैं। ठीक है, यू आर लाइक ओवर 15 मिनट्स लेट। अगर किसी का इशू है तो वो अभी बताए। सर क्वेश्चंस टाइम टेकिंग है। सर मैं क्विज कर रहा हूँ, मैं भेजता हूँ आपको थोड़ी देर। सर इस सब्जेक्ट का पहला क्विज है इसलिए टाइम लग रहा है। सर अपलोड हो रहा है इसलिए टाइम लग रहा है। ठीक है, अब आप लोग आदि हो जाएंगे कि कितना टाइम एक्सपेक्ट करना है। ठीक है, मीन मीडियन कैलकुलेट करने में कोई बहुत देर नहीं लगती। कैलकुलेटर हाथ में लो, वैल्यूज डालो, सम करो, बात खत्म। मैं सोल्यूशन अभी आपके सामने कर देता, लेकिन अभी काफ़ी लोगों ने जमा नहीं करवाया, इसलिए ज़ाहिर है कि अभी मैं नहीं दिखा सकता, तो वो सोल्यूशन आपके साथ में कल शेयर कर दूंगा। जो लोग अपलोड जिनका रहता है वो करें। I'll proceed with the lecture. ठीक है, तो जैसे मैंने पहले मेंशन किया था कि आज का हमारा टॉपिक, अब से हम लोग प्रोबेबिलिटी का टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं। अभी तक हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा और मेजर्स ऑफ लोकेशन, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी देख रहे थे, जो कि आपके टेक्स्ट बुक का चैप्टर 1 था, डिवोर वाली बुक का, और जो आपकी रेफरेंस बुक थी उसके चैप्टर्स 1 और 2 थे। तो जो प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है ये आपकी टेक्स्ट बुक का चैप्टर 2 है, और आपकी रेफरेंस बुक जो जॉनसन वाली है उसका चैप्टर 3 है। आज बिल्कुल बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ की बात करेंगे, सेट्स की, सेट थ्योरी की हम बात करेंगे, सैम्पल स्पेसेस, इवेंट्स वगैरह, ये चीज़ें क्या होती हैं। बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, उनको हम ज़रा लेआउट करेंगे ताकि आगे जाके फिर हम इसको इस्तेमाल कर सकें अपनी कैलकुलेशंस और अपनी इन्वेस्टिगेशंस में। ठीक है, कोई सुन भी रहा है या अभी तक सारे क्विज असाइनमेंट पे ही लगे हुए हैं? यस सर सुन रहे हैं।
अच्छा, तो प्रोबेबिलिटी जब हमने स्टैटिस्टिक्स की पहले लेक्चर में बात की थी कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, तो उसमें हमने कहा था कि ये एक मैथमेटिकल साइंस है जो कि अनसर्टेन इवेंट्स से डील करती है, यानी कि ऐसे इवेंट्स जिनके अंदर आपके पास एक सेट ऑफ आउटकम्स हो, मुख्तलिफ पॉसिबल आउटकम्स हैं आपके पास, और आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि किसी इवेंट के नतीजे में आउटकम क्या हो। यानी कि आपके पास एक फिजिकल फिनोमेना है या कोई भी नेचुरल इवेंट है जिसके अंदर अनसर्टेनिटी का एलिमेंट है या रैंडमनेस का एलिमेंट है, वहाँ पे आप स्टेटिस्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। और हमने बात की थी कि स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स होती हैं जो कि आपको उस रैंडमनेस के ऊपर एक लेवल ऑफ कंट्रोल जो है वो प्रोवाइड करती हैं कि आप किसी तरह से विद इन अ सर्टेन एश्योरेंस बाउंड आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर आउटकम की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो जो प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है, जो प्रोबेबिलिटी का पूरा साइंस है, वो इससे रिलेट करती है कि रैंडम इवेंट्स जो हैं उनकी आप एक तरह से लाइक्लीहुड को प्रिडिक्ट कर सकें कि एक इवेंट के नतीजे में आपको पता है कि वन इवेंट कैन हैव सो मेनी पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है, क्लियरली डिफाइंड आउटकम्स होंगे, लेकिन आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि कौन सा वाला होगा। या पॉसिबल है जैसे आप कॉइन टॉस करते हैं तो उसके दो आउटकम्स पॉसिबल हैं, हेड्स या टेल्स, लेकिन आपको हर इंडिविजुअल कॉइन टॉस पे नहीं पता कि इसका आउटकम क्या आएगा, बट यू नो कि इट कैन ओनली आइदर बी हेड्स और टेल्स। तो अब अगले फ्यूचर कॉइन टॉस का आउटकम प्रिडिक्ट करने के लिए आप प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपको विद इन अ सर्टेन एश्योरेंस बाउंड ये बताएगा कि जैसे मसलन अगर आपका कॉइन बिल्कुल फेयर साइडेड है तो 50-50 प्रोबेबिलिटी है कि देयर इज हाफ अ चांस दैट यू कुड गेट अ टेल और देयर इज हाफ अ चांस दैट यू कुड गेट अ हेड। इसी तरह अगर आप 6 साइडेड डाइस की बात करें तो किसी एक पर्टिकुलर साइड के ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी, ठीक है। तो ये अगर बिल्कुल फेयर आपका डाइस है, तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी की साइंस ही आपको ये बताती है कि एक सेट ऑफ आउटकम्स में से एक पर्टिकुलर आउटकम आने की लाइक्लीहुड क्या है। और जब आपको ये लाइक्लीहुड आपको पता चल जाती है तो फिर आप इसको इस्तेमाल करके एक पूरा पाथ जो है अपना चार्ट कर सकते हैं कि ये वाला पूरी मतलब यू गो ऑन एंड ग्रुप योर इवेंट्स टुगेदर। मतलब मैं 3 दफ़ा कॉइन टॉस करूंगा तो मेरे पास हेड्स टेल्स हेड्स आएगा या टेल्स टेल्स सारी टेल्स आएंगे, इसकी आप लाइक्लीहुड निकालते हैं। और ये जाहिर है कि बिल्कुल बेसिक एग्जांपल्स हैं। इंजीनियरिंग में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं टू प्रिडिक्ट द मोशन ऑफ इंडिविजुअल चार्ज कैरियर। जैसे इलेक्ट्रॉन्स के पाथ्स को आप प्रिडिक्ट करना चाहें तो उसको भी आप बाद में देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी की मदद से किस तरह कर सकते हैं। तो इसकी काफ़ी सारे एप्लीकेशंस होती हैं इस तरह फटीग वगैरह की या मटेरियल्स की फेलियर लाइफ को प्रिडिक्ट करने के लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी चीज़ें हमने पहले ओवरव्यू में डिस्कस की थी, ठीक है। तो अच्छा, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो बेसिक टर्म्स हैं इसकी जो आपको पता होनी चाहिए, वो एक तो ये कि आपका एक्सपेरिमेंट क्या होता है। एक्सपेरिमेंट आप उसको नाम देते हैं जो भी आपका एक एक्टिविटी या प्रोसेस है जिसकी हमने बात की, जिसके आपको आउटकम पता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या आएगी। तो आपको उसकी पॉसिबल सेट ऑफ आउटकम्स पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसके एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन पे क्या वैल्यू आएगी। तो आप एक एक्सपेरिमेंट डिवाइस करेंगे और आप ऑब्जर्व करेंगे उस प्रोसेस को। तो उस ऑब्जर्वेशन के प्रोसेस को या उस एक्टिविटी को आप कहते हैं कि यह हमारा एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो जनरली जहाँ साइंसेस के अंदर जैसे फिजिकल साइंसेस के अंदर आप बात करते हैं एक्सपेरिमेंट की, तो वो एक काफ़ी कंट्रोल्ड किस्म के प्रोसेस को नाम दिया जाता है। लेकिन स्टैटिस्टिक्स में आप हर उस चीज़ को एक्सपेरिमेंट का नाम कहेंगे जो भी इवेंट जिसकी आपको आउटकम्स के बारे में जिसके आउटकम्स में वेरिएबिलिटी है या जिसके आउटकम्स में आपको अनसर्टेनिटी का एक एलिमेंट प्रेजेंट होता है। सैम्पल स्पेस आप उस सेट को नाम देते हैं जो भी उस एक्सपेरिमेंट की पॉसिबल आउटकम्स आपको पता है कि हो सकती हैं और इनके अलावा कोई और आउटकम नहीं हो सकती, उसको आप सैम्पल स्पेस कहते हैं। ऑल पॉसिबल आउटकम्स जो हो सकती हैं उस एक्सपेरिमेंट की वो उस सैम्पल स्पेस के अंदर अपीयर होंगी। मसलन जैसे मैंने कहा कि कॉइन टॉस में आपके पास 2 पॉसिबल आउटकम्स ही हैं, एक हेड या टेल हो सकता है, तो ये 2 आउटकम्स सैम्पल स्पेस कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। या जैसे आप 6 साइडेड डाइस की बात करें तो उसके अंदर पॉइंट्स आपके क्या आएंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 एलिमेंट्स के ऊपर आपकी सैम्पल स्पेस बेस करेगी, ठीक है। अब उस सैम्पल स्पेस का एक सबसेट होता है
जिसको आप इवेंट कहते हैं, क्योंकि इवेंट आप खुद डिफाइन करते हैं या आप खुद उसकी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करेंगे कि वो इवेंट आप किस पर्टिकुलर चीज़ को कह रहे हैं। मसलन अगर हम कॉइन टॉस की बात करें तो उसके एक्सपेरिमेंट उसमें है टॉसिंग द कॉइन, उसका सैम्पल स्पेस है हेड्स एंड टेल्स, क्योंकि ये दोनों पॉसिबल आउटकम्स उसकी हो सकती हैं। अब इवेंट इसमें से हो सकता है कि आप कहें कि गेटिंग अ हेड इज अ पर्टिकुलर इवेंट, तो आप अब उसमें से पूरी जो आपकी सैम्पल स्पेस थी जो कि एक लार्ज सेट है, उसके अब एक सबसेट की बात कर रहे हैं, उसकी एक सब स्पेस की बात कर रहे हैं कि अब हम सारे आउटकम्स में इंटरेस्टेड नहीं है, हम एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ आउटकम या एक पर्टिकुलर सेट ऑफ आउटकम्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं। तो आप इवेंट ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं जिसके अंदर सारी सैम्पल स्पेस भी अपीयर होती है, यानी कि सारे आउटकम्स एक्सपेरिमेंट के उसके अंदर आते हैं, या आप ऐसा इवेंट भी डिफाइन कर सकते हैं जिसके अंदर उस एक्सपेरिमेंट का कोई भी पॉसिबल आउटकम लाए ना करता हो, तो आपका इवेंट जो होगा वो एक एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, इवेंट्स की भी दो टाइप्स होती हैं, एक सिंपल इवेंट होता है और एक कंपाउंड इवेंट होता है। सिंपल इवेंट में अभी एग्जांपल की मदद से देखेंगे कि सिर्फ एक आउटकम इंक्लूडेड होता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि अगर आप डाइस की एग्जांपल लें, उसकी सैम्पल स्पेस है कि आपके 1 से लेके 6 तक पॉइंट्स आ सकते हैं। अब इसमें मैं एक इवेंट ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ कि आई एम इंटरेस्टेड इन द रोल वेयर आई गेट 2 ऑन द डाइस, तो ये सिर्फ एक आउटकम में मैं इंटरेस्टेड हूँ। मेरे पास 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं, मैं एक पर्टिकुलर आउटकम में इंटरेस्टेड हूँ और ये मेरा एक सिंपल इवेंट होगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आई गेट 2 ऑन अ पर्टिकुलर रोल। इसी तरह अगर मैं एक से ज्यादा आउटकम में अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप एक आउटकम में इंटरेस्टेड हैं पूरी सैम्पल स्पेस में से, तो वो आपका सिंपल इवेंट है। और इसी तरह अगर एक ही वक्त पे आप एक से ज्यादा आउटकम पे इंटरेस्टेड हैं, जैसे मैंने डाइस की एग्जांपल दी, अब आप कहें कि आई एम इंटरेस्टेड इन द प्रोबेबिलिटी दैट आई गेट लेस देन 3 ऑन एनी पर्टिकुलर रोल। ठीक है, मैंने डाइस रोल किया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरे पास उसके ऊपर जो स्कोर आए वो 3 से नीचे आए। तो अब इसके अंदर दो आउटकम्स पॉसिबल हैं, वन कि एक मेरे पास उसके ऊपर स्कोर जो है वो 1 आए, या मेरे पास स्कोर 2 आए। तो अब ये 2 आउटकम्स का एक कंपाउंड सेट बनेगा, तो इसको हम कंपाउंड इवेंट कहेंगे। ठीक है, इसी तरह मैं एक इवेंट ऐसा डिफाइन कर सकता हूं दैट आई गेट अ स्कोर हायर देन 3, उसके अंदर मेरे पास 4, 5 और 6 के स्कोर्स जो हैं, 3 स्कोर्स, 3 इवेंट्स, 3 सिंपल इवेंट्स कंपाउंड हो रहे हैं। ठीक है, तो ये कंपाउंड इवेंट्स जो हैं ये मैं खुद से डिफाइन कर सकता हूँ सिंपल इवेंट्स का एक कॉम्बिनेशन की मदद से। इसी को एक और एग्जांपल से देख लेते हैं। आपकी बुक में ये एग्जांपल 2.5 है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि एक रोड है, एक टी जंक्शन है रोड के अंदर, और गाड़ियां जो हैं वो उस जंक्शन के ऊपर अप्रोच कर रही हैं। ठीक है, आपके पास यहाँ पे एक टी जंक्शन बना हुआ है, लेट्स सपोज इस साइड से आपकी कार्स जो हैं वो अप्रोच कर रही हैं इस जंक्शन को। अब उनके पास ज़ाहिर है 3 गाड़ियाँ आ रही हैं लाइन से, और उनके पास 2 ऑप्शन है, हर गाड़ी के पास 2 ऑप्शन है कि वो या तो वो राइट मुड़े या वो लेफ्ट टर्न करे। ठीक है, तो इसके अंदर अब अनसर्टेनिटी एज अ बाय स्टैंडिंग ऑब्जर्वर जो है, अगर आप उसमें ड्राइवर नहीं है, आप कहीं से ऑब्जर्व करें तो यू डोंट नो कि ड्राइवर जो है वो राइट टर्न करने लगा या लेफ्ट टर्न करने लगा। तो एज अ बाय स्टैंडिंग ऑब्जर्वर आपके लिए अनसर्टेनिटी ये है कि जो अगली गाड़ी आ रही है वो राइट मुड़ेगी या लेफ्ट मुड़ेगी। तो ये आपके पास एक अनसर्टेनिटी का प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। ठीक है, विल ईच कार टर्न लेफ्ट और राइट। तो आप इस पे एक एक्सपेरिमेंट डिवाइस कर सकते हैं कि अब आप उन तीनों गाड़ियों को जो लाइन से आ रही हैं उनको ऑब्जर्व करें और रिकॉर्ड करें कि वो हर इंडिविजुअल गाड़ी उनमें से लेफ्ट मुड़ी या राइट मुड़ी। तो आपकी जो एक्सपेरिमेंट है वो उसको उनकी डायरेक्शन को ऑब्जर्व करना, ये आपका एक्सपेरिमेंट बन गया। ठीक है, यहां तक समझ आ रही है एक्सपेरिमेंट क्या है और अनसर्टेनिटी क्या है? जी क्लास। यस सर, अंडरस्टूड। अंडरस्टूड, गुड। अच्छा जी, अब जाहिर है कि प्रोबेबिलिटी की एग्जांपल है जाहिर है, तो इसके अंदर अब आप ये पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके सारे पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप खड़े हैं, 3 गाड़ियां आ रही हैं और उनमें से हर गाड़ी लेफ्ट या राइट मुड़ सकती है,
तो आपके पास सेट ऑफ आउटकम्स क्या है, पॉसिबल आउटकम्स, कि आपने तीनों गाड़ियों का टर्निंग डायरेक्शन जो है वो नोट किया, तो आपके पास क्या कॉम्बिनेशन ऑफ आउटकम्स आ सकता है, और वो सारे जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो आपकी सैम्पल स्पेस कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। तो अब जो आपकी सैम्पल स्पेस है, इसका जो इसके अंदर आपके पास बेसिकली 8 यूनिट्स हैं, ठीक है, 8 सिंपल इवेंट्स हैं, और हर इवेंट में आप ये रिकॉर्ड करें कि पहली गाड़ी, दूसरी गाड़ी और तीसरी गाड़ी जो है इनकी टर्निंग डायरेक्शन क्या थी। अब जाहिर है कि जब आप एक जगह खड़े हैं तो वो 3 गाड़ियां आ रही हैं, एक किसी डायरेक्शन में मुड़ सकती है, दूसरी किसी और डायरेक्शन में भी मुड़ सकती है, लेकिन अब हर गाड़ी के पास जाने की 2 ही डायरेक्शन हैं, ठीक है। तो जैसे पहला इवेंट है, पहली पॉसिबिलिटी ये है कि आप ऑब्जर्व करें तीनों गाड़ियां लेफ्ट मुड़ी, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि 2 गाड़ियां लेफ्ट मुड़ी और तीसरी वाली राइट मुड़ी। इसी तरह आप उनके जो परम्यूटेशंस हैं सारी उनको कंसिडर करें, सारी राइट मुड़ी, पहली राइट मुड़ी, फिर दूसरी लेफ्ट गई, फिर तीसरी राइट गई, ये सारी आपके पास पॉसिबल आउटकम्स हैं इस एक्सपेरिमेंट के, ठीक हो गया। तो अब जाहिर है कि जब आप एक्चुअली ऑब्जर्व करेंगे, अपना एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म करेंगे, तो इन सारी पॉसिबल आउटकम्स में से कोई एक आउटकम आप ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, अल्टीमेटली। लेकिन बिफोर दैट हैपन्स आप उसको अगर प्रिडिक्ट करना चाहें तो आप प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करेंगे, और प्रोबेबिलिटी इस्तेमाल करने से पहले ज़ाहिर है आप ये डिफाइन करेंगे कि आप किस इवेंट के अंदर इंटरेस्टेड हैं। तो इट कुड बी अ सिंपल इवेंट, कि जैसे आप इंटरेस्टेड हैं कि तीनों गाड़ियां लेफ्ट मुड़ने की मैं प्रोबेबिलिटी देखना चाहता हूं, तो आप अपना इवेंट ये E1 वाला डिफाइन करेंगे, और अब आप इसमें देखें कि इसमें सिर्फ सैम्पल स्पेस में 8 पॉसिबल इवेंट्स थे, ठीक है, सिंपल इवेंट्स 8 थे, और उनमें से आप अब किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं, और हर इवेंट में इंडिविजुअली अब इस सैम्पल स्पेस का एक एलिमेंट अपीयर होता है। जैसे पहला सिंपल इवेंट है, उसमें ये आप देख रहे हैं कि तीनों गाड़ियां लेफ्ट मुड़ रही हैं। इसी तरह जो सेकंड सिंपल इवेंट है वो आपने एक और तरह से डिफाइन किया, और अब वो जाहिर है कि सैम्पल स्पेस का एक ही एलिमेंट बनता है, दिस इज अगेन अ सिंपल इवेंट। और इसी तरह आपके पास इस 8 जो कॉम्पोनेंट्स थे सैम्पल स्पेस के, ये सारे इंडिविजुअली आपके पास एक एक सिंपल इवेंट बनते जाएंगे। तो यू हैव अ टोटल ऑफ 8 सिंपल इवेंट्स, क्लियर? इसके बाद आप इन्हीं ऑब्जर्वेशंस को एक डिफरेंट तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। आप इन इवेंट्स के कॉम्बिनेशन के तौर पे अगर देखें तो वो फिर आपके कंपाउंड इवेंट्स बनते जाएंगे। मसलन आप ये कह सकते हैं कि आई एम इंटरेस्टेड इन द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 कार्स टर्न लेफ्ट, तो वो तो आपके पास एक सिंपल इवेंट हो गया। लेकिन अगर आप ये कहें कि आई एम इंटरेस्टेड इन द प्रोबेबिलिटी दैट 2 कार्स टर्न लेफ्ट एंड जस्ट 1 टर्न्स राइट, तो ये आपके पास एक कंपाउंड इवेंट बन गया, इसलिए क्योंकि आपके पास पूरी जो सैम्पल स्पेस थी उसमें इस तरह के 3 आउटकम्स पॉसिबल थे, क्योंकि आपने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सी व्हीकल जो है वो राइट मुड़ रही है। आपने बस ये कहा कि मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ कि 3 में से कोई एक राइट मुड़े, तो उसमें आपके पास 3 पॉसिबिलिटीज। आप सैम्पल स्पेस को देखें, आपका एक ये पॉसिबिलिटी है कि तीसरी गाड़ी राइट मुड़े सिर्फ, या सेकंड वाली राइट मुड़े, या इसी तरह सिर्फ बाकी पहली वाली राइट मुड़े। तो ये जो 3 इवेंट्स थे ये मतलब कि आपके इस कंपाउंड इवेंट को सेटिस्फाई करते हैं, या आपको जो कंपाउंड जो आपने अब एक इवेंट डिफाइन किया, डिस्क्राइब किया, वो अब सैम्पल स्पेस के मल्टीपल एलिमेंट्स को कवर करता है, इसलिए ये कंपाउंड इवेंट हो गया। इसी तरह अगर आप एक और कंपाउंड इवेंट डिफाइन कर सकते हैं कि आप इंटरेस्टेड हैं कि तीनों व्हीकल्स एक डायरेक्शन में मुड़े। अब जैसे मैंने पहले कहा था कि आप अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं कि तीनों व्हीकल्स लेफ्ट मुड़े, तो वो आपकी सैम्पल स्पेस की सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, ये वाली। लेकिन अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं कि तीनों एक ही डायरेक्शन में मुड़े, तो दैट कुड आइदर बी लेफ्ट और दैट कुड बी राइट। अब उसमें दोबारा से आपके पास 2 इवेंट्स आ गए, 2 सिंपल इवेंट्स कंपाउंड हो रहे हैं। तो अगेन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ कंपाउंड इवेंट। ठीक है, आई होप कि ये टर्मिनोलॉजी सबको क्लियर होंगी। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर एक बार रिपीट कर दें दोबारा। देखिए, सिंपल इवेंट और कंपाउंड इवेंट में बेसिक डिफरेंस ये है कि सिंपल इवेंट जो होता है उसकी जो सेट ऑफ आउटकम्स हैं, क्योंकि हर इवेंट की भी अपनी एक सेट ऑफ आउटकम्स होंगी, तो सिंपल इवेंट में सिर्फ एक एलिमेंट होगा, ठीक है। सैम्पल स्पेस वो वाला सेट है जिसके अंदर उस एक्सपेरिमेंट की सारी पॉसिबल आउटकम्स लिस्टेड होंगी,
कि ये पर्टिकुलर एक्टिविटी परफॉर्म करने के सारे पॉसिबल पाथ्स क्या हो सकते हैं या सारे पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, वो सैम्पल स्पेस में डिफाइंड होते हैं। सर जी सर काइंडली अगर टाइम सर 3:30 कर दें, क्योंकि इधर लाइट चली गई है और इंटरनेट मेरा मोबाइल का 4G स्लो चल रहा है। यार बड़ी जल्दी नहीं ख्याल आया सर, वो अभी एकदम से लाइट गई है, मैं सबमिट करवाया था तो लाइट चली गई है सर। सबमिट वैसे भी बहुत देर से करवा रहे थे सर एकदम से चली गई, इंटरनेट काफी इशू कर रहा है, तो काइंडली 3:30 कर दें। अच्छा ओके, थैंक यू सर। लेकिन जल्दी जल्दी सबमिट करवाएं, इससे ज़्यादा टाइम आपको मैं नहीं दूंगा। यस सर, पूरे टाइम पे आ। ठीक, पूरे टाइम पे तो नहीं, अब तो वैसे ही ऊपर हो गया यार। अच्छा जी, क्विज का मैंने 30 कर दिया है, असाइनमेंट को भी मैं ठीक है जी, अपडेट हो गया आपके पास। 3:30 तक टाइम है। जो लेट जमा करवा रहे हैं दे विल बी पेनलाइज्ड, ये ना समझें कि आपके पूरे पूरे नंबर आएंगे। अच्छा जी, बात कर रहे थे कि सैम्पल स्पेस जो है उसमें आपके एक्सपेरिमेंट के सारे पॉसिबल आउटकम्स जो हैं वो लिस्टेड होते हैं, और उसके बाद फिर आप उसके जो सबसेट्स में जाते हैं, सब स्पेसेस में जाते हैं, वो आपके इंडिविजुअल इवेंट्स की मदद से आप जाते हैं। आप डिफाइन करते हैं कि अब मैं इस एक्सपेरिमेंट के इस पर्टिकुलर आउटकम के अंदर इंटरेस्टेड हूँ। तो अगर उस इवेंट का सिर्फ एक एलिमेंट हो, ठीक है, वो सैम्पल स्पेस में या एक्सपेरिमेंट के सारे पॉसिबल आउटकम्स में से सिर्फ एक उसके क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा हो, तो वो इवेंट सिंपल इवेंट कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे हम कार्स टर्निंग की एग्जांपल कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, 3 कार्स टर्निंग का, तो उसके आप हर जो उसका पॉसिबल आउटकम है वो यहाँ सैम्पल स्पेस में लिस्टेड है कि तीनों का मुख्तलिफ ऑर्डर में वो टर्न कर सकती हैं, वो सारे जो हैं डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स हैं जो कि सैम्पल स्पेस में है। सिंपल इवेंट्स में आपने ये लिस्ट कर दिया, या सिंपल इवेंट्स आपने डिफाइन ऐसे किए जो कि सैम्पल स्पेस में से एक आउटकम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या एक आउटकम उनके क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा हो, वो सिंपल इवेंट हो गया। जैसे ये कि स्पेसिफिकली आप कहें कि तीनों गाड़ियां लेफ्ट मुड़ें, या पहली दो गाड़ियां लेफ्ट मुड़ें, तीसरी राइट मुड़े, इस तरह के सारे जो कि सारे पॉसिबल आउटकम्स में से सिर्फ एक उनको सेटिस्फाई करे, वो आपके सिंपल इवेंट्स हो गए। कंपाउंड इवेंट में फ़र्क ये है कि क्योंकि इवेंट आप डिफाइन कर रहे हैं कि मैं किस में इंटरेस्टेड हूँ, किस टाइप ऑफ आउटकम्स में इंटरेस्टेड हूँ, तो कंपाउंड इवेंट्स वो होते हैं जिसमें आपके पास एक से ज़्यादा पॉसिबल आउटकम उसके क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा हो। आपको जाहिर है जो आप अल्टीमेटली जब वो मुड़ेंगी तो वो इनमें से किसी एक ही आउटकम को अचीव करेंगी, लेकिन आप इन एडवांस फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करें तो अभी आपको नहीं पता कि होगा क्या। तो इसलिए आपके पास पॉसिबल आउटकम्स जो हैं वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, और अगर आप इवेंट इस तरह का डिफाइन करें जिसमें वो पॉसिबल आउटकम्स एक से ज़्यादा उस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहे हो, तो वो कंपाउंड इवेंट कहलाएगा। मसलन जैसे यहाँ पे 2 एग्जांपल्स हैं कि अगर आप इस तरह का इवेंट डिफाइन करें, क्राइटेरिया सेट करें कि 3 में से एक गाड़ी राइट मुड़े, 2 लेफ्ट मुड़े, तो अब ये क्राइटेरिया पॉसिबल आउटकम्स में से 3 आउटकम्स सेटिस्फाई करते हैं, क्योंकि आपने ये नहीं बताया कि 3 में से कौन सी एक गाड़ी राइट मुड़े, तो वो पहली भी हो सकती है, दूसरी भी हो सकती है, तीसरी भी हो सकती है। इसलिए अब आपके पास पॉसिबल आउटकम्स, जो सारे पॉसिबल आउटकम्स थे जो कि 8 थे यहाँ पे सैम्पल स्पेस में, उनमें से 3 जो हैं वो उसको आपके क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करें, तो वो जो क्राइटेरिया आपने सेट किया था वो इवेंट अब कंपाउंड इवेंट कहलाएगा। ठीक हो गया? सलमान समझ आ गए? यस सर, थैंक ठीक है। इसके बाद वही सैम्पल स्पेस को आप मज़ीद कैटेगराइज कर सकते हैं एज डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। तो ये हमने पीछे भी बात की थी जब हम डेटा सेट्स की बात कर रहे थे कि डिस्क्रीट क्या होता है, कंटिन्यूस क्या होता है। वो उसी तरह की टर्मिनोलॉजी अब यहाँ सैम्पल स्पेस में भी अप्लाई की जाती है, लेकिन फ़र्क ये है कि अब आप सैम्पल स्पेस के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं उनकी बेसिस पे इसको कैटेगराइज करेंगे कि आपकी सैम्पल स्पेस डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है। तो बात यहाँ पे फिर से थोड़ी सी रिलेटिव जजमेंट की आ जाती है
कि डिस्क्रीट आप तब कहेंगे जब आपकी सैम्पल स्पेस के अंदर एक या तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, जिस तरह यहाँ पे 8 एलिमेंट्स थे सिर्फ पॉसिबल, तो ये डिस्क्रीट सैम्पल स्पेस है, या फिर बहुत ज़्यादा हो लेकिन वो फिर भी काउंटेबल हो, जिसको आप कहेंगे काउंटेबल इन्फिनिटी ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये थोड़ी सी ये वाला काउंटेबल इन्फिनिटी वाला थोड़ा सा वही बात आ गई जो पहले भी आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज कर रही थी, कि ये अब आपने एक तरह से डिफाइन करना होता है कि कहाँ तक आपके पास वो अगर डिवीजन हुई भी हो नंबर लाइन पे तो किस हद तक आप उसको काउंटेबल कंसिडर करते हैं। तो दिस इज अ स्लाइटली रिलेटिव पॉइंट। जी सर हमने किधर सबमिट करना है सर? तो आपका टास्क बना हुआ है असाइनमेंट और क्विज का, उसमें सबमिट करेंगे ना, अपलोड करेंगे। सर उसमें वो तो हमारा शो ही नहीं हो रहा था, आपने कहा था चैट में ही कर दे। शो ही नहीं हो रहा? अच्छा ऐसा करो फिर मुझे मेल कर दो, मैं अपनी ईमेल यहाँ लिख देता हूँ चैट में, उस पर ईमेल कर दो। जी सर। चैट में ईमेल शेयर कर दे आपने। मैंने लिख दिया, मिल गई है? वाजिब देख रहा हूँ। अच्छा, तो काउंटेबल इन्फिनिटी जो है उसको आपने से डिसाइड करना है, ठीक है, डिटरमिन करना है कि अगर एक नंबर लाइन या आपके पास अगर लेट्स सपोज एक लिमिट्स डिफाइंड है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, अब इनकी जो डिविजन्स हैं कितनी फाइन हो तब जाके आप ये कंसिडर करेंगे कि अभी अनकाउंटेबल नंबर हो गया। ठीक है, या फिर ये कि एक ऐसा केस हो जहाँ पे आपको पता हो कि आप इसको बहुत छोटा डिवाइड करते भी जाएं, जितना भी छोटा कर लें उसके बावजूद वो सारी क्वांटिटीज़ उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, इंक्लूडेड हैं सैम्पल स्पेस के अंदर, वो ज़ाहिर है कि एक कंटिन्यूम वाला केस हो जाएगा। तो अगर आपके पास एक अनकाउंटेबल इन्फिनिटी हो जाए तो वो फिर आप उस सैम्पल स्पेस को कंटिन्यूअस कहेंगे। ठीक है, बेसिकली अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएं, यानी कि आपके पास या तो पूरी रेंज के मुकाबले में वो जो डिवीजन है वो भी आपके पास बहुत फाइन हो जाए, या फिर जाहिर है कि वो वाला केस जिसमें आपके पास वो डिविजन्स जो हैं वो ऐसे है ही नहीं, वो कंटिन्यूस क्वांटिटीज़ जो हैं, हर कंसेक्टिव क्वांटिटी को आप मतलब कि रिमूव करते जाएं, आप कहीं मैं इससे भी छोटा जा रहा हूँ। आपको मैथ्स में आप लोगों ने बल्कि ये सीबीटी में प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ी है कंटिन्यूस फंक्शन की, कि आप उसके लिमिट्स लें दोनों साइड से तो वो कोइंसाइड करें, वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो बेसिकली ये वो वाली बात हो रही है कंटिन्यूम की। ठीक है, और एम्प्टी सेट सिंपली ये होता है कि एक ऐसा इवेंट जिसके अंदर कोई एलिमेंट्स ना हो। ठीक है, यानी कि आपने कोई ऐसा क्राइटेरिया सेट किया जो कि उस एक्सपेरिमेंट के पॉसिबल आउटकम्स कभी भी उसको अचीव कर ही नहीं सकते। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैंने कॉइन टॉस किया, या जैसे मैंने डाइस रोलिंग की एग्जांपल दी थी कि अगर आपका 6 साइडेड डाइस है और उसके ऊपर जो नंबर्स फेसेस के ऊपर बने हुए हैं वो 1 से लेके 6 तक बने हुए हैं, आप ऐसा इवेंट डिफाइन करें कि आई एम इंटरेस्टेड इन द इवेंट या इन द रोल वेयर आई गेट अ 7 या एन 8, तो जाहिर है कि आपका जो डाइस है उसके ऊपर अगर वो नंबर मार्क्ड ही नहीं है तो आपका एक्सपेरिमेंट का कोई ऐसा पॉसिबल आउटकम नहीं है जो कि उस इवेंट को सेटिस्फाई कर सके। तो जाहिर है उस केस में वो इवेंट जो होगा वो एक एम्प्टी सेट होगा। तो अगर इवेंट का सेट एम्प्टी है, इसका मतलब ये है कि आपका एक्सपेरिमेंट, आपका इवेंट जो है उसके कोई ऐसे पॉसिबल आउटकम्स नहीं है जो कि उस इवेंट को के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर सकें। ठीक है, तो इवेंट जैसे मैंने कहा, इवेंट जो है वो पूरे सैम्पल स्पेस को भी कवर कर सकता है और इवेंट एम्प्टी भी हो सकता है। इवेंट का सेट जो है वो एम्प्टी भी हो सकता है, वो उसके क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है, और जनरली वो आपके सैम्पल स्पेस का कोई सबसेट होगा। तो सबसेट जो होता है वो सेट को भी इंक्लूड करता है और एम्प्टी सेट को भी, नल सेट को भी इंक्लूड करता है। ठीक है, क्या टाइम हो रहा है? ठीक है, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी। अगली दफ़ा फिर हम सेट्स की जो थ्योरी है, वेन डायग्राम्स वगैरह, उसको देखेंगे और फिर प्रोबेबिलिटी को फॉर्मली डिफाइन करेंगे और उसको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। उम्मीद है अब तक क्विज असाइनमेंट सब लोगों ने जमा करवा दिए होंगे, क्योंकि अब टाइम इससे ज़्यादा मैं नहीं बढ़ाऊंगा। और असाइनमेंट का सोल्यूशन, क्विज का सोल्यूशन आप लोगों को कल तक मैं दे दूंगा। तो दूसरे सेक्शन का भी उसमें इंक्लूडेड होगा, देख लीजिएगा। उसमें असाइनमेंट जो आप लोगों ने अटेम्प्ट की है उसको सोल्यूशन के अगेंस्ट कंपेयर खुद भी कर लीजिएगा। वैसे मैंने कुछ लोगों की देखी थी जिन्होंने अभी तक जमा करवा दी थी, उसमें छोटे छोटे माइनर पॉइंट्स थे, उनको आप सोल्यूशन से भी जब कंपेयर करेंगे
सर एक क्विज एक्स्ट्रा भी ले लें सर आगे। क्विज तो अभी सेमेस्टर सारा पड़ा है, एक्स्ट्रा क्विज कर लेंगे, प्रॉबेबली हो जाएगा टाइम अगर हुआ तो, लेकिन कोशिश करेंगे कि एक्स्ट्रा हो जाए। लेकिन जरा आप लोग प्रैक्टिस Thank you, किया sir. करें क्योंकि मैथ्स का कोर्स है। सर अगर क्लास में जी शम्स क्या कह रहे हैं? चलिए ठीक है, बाकी आप लोग जा सकते हैं, ज़ाहिर अगली क्लास का भी टाइम हो रहा है, अटेंडेंस आप लोगों की लिस्ट पे लग जाएगी। सर शम्स बोल रहा था थैंक यू। अच्छा, मैंने कहा शायद कुछ और पूछ रहे थे। ठीक है, ओके, थैंक यू। Okay, sir. Allah Hafiz.